तो चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं, नहीं आज नहीं, अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे पहले वाला जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस था ना, उसके ऊपर तो मैं वीडियो डाल चुका हूं। ये भी देख लो, ये भी जेनेटिक्स का ही पार्ट है जो कि अच्छे खासा 8 मार्क्स का आता है ना। और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने ही है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सल्फर 35 and phosphorus 32 in the experiment conducted by Hershey and Chase। यानी हर्शी और चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर सल्फर और फॉस्फोरस का क्या काम था, ठीक है, क्या रोल था, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हर्शी और चेज ने कौन सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था एंड उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या क्या बताया था। सबसे पहले हर्शी और चेज ने, आपको कैसे लिखना है, हर्शी एंड चेज वर्कड विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। हर्शी और चेज ने एक ऐसे वायरस के साथ काम किया था जो कि इन्फेक्ट करता था बैक्टीरिया को, जिसको अपन कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, और ये क्यों किया गया था, टू प्रूव दैट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। आपको वैसे ही पता ही, चैप्टर जब पढ़ते हो आप तो आपको पता होना चाहिए, वहां पे एक होड़ चल रही थी, लोग ये चाह रहे थे पता कर लें कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो काफी लोगों का मानना था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, काफी का मानना था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसी चक्कर में हर्शी और चेज ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इन्होंने एक ऐसा वायरस लिया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। तो आप जानते हो कि वायरस एक ऐसे नॉन लिविंग बोलो या लिविंग बोलो, आपकी मर्जी है, ऐसी चीज मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर आउटर जो लेयर होता है या जिसकी बॉडी होता है वो बना होता है आपके प्रोटीन से, जबकि उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो उसके न्यूक्लियस के अंदर है ना, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसीलिए ये बैक्टीरियोफेज को सिलेक्ट करा गया। अब उन्होंने क्या करवाया, हर्शी चेज ने एक बैक्टीरिया को, मतलब एक वायरस को, उन्होंने एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। ठीक है, फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था उसके अंदर। और दूसरे वायरस को उन्होंने ऐसे मीडियम पे ग्रो करवाया जिसके अंदर जो रेडियो एक्टिव था वो आपका सल्फर था, सल्फर 35। ठीक है भाई, तो जाहिर सी बात है, देखो ये बाहर वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये आपका प्रोटीन की कोट है, ये प्रोटीन कोट, और यहाँ पे अब आप देखोगे तो ये प्रोटीन कोट है। सिमिलरली अंदर की तरफ आप देखोगे तो वो आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और इधर भी अंदर की तरफ जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि डीएनए के अंदर, डीएनए ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है यहाँ पे बेसिक बताया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए के अंदर पाया जाता है फॉस्फोरस या बोले तो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ना, और वो चीज प्रोटीन में नहीं होती। उसी का उल्टा कर दिया जाए तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है बट उसमें फॉस्फोरस नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने जो ग्रीन कलर से मार्क किया है वो आपका कैसा है, रेडियो एक्टिव वाला पार्ट है। इस पूरे डायग्राम में जहां जहां पे मैंने ग्रीन मार्क कर रखा है वो आपका रेडियो एक्टिव है। इसके केस में डीएनए रेडियो एक्टिव है क्योंकि फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव लिया हमने, और फॉस्फोरस सिर्फ और सिर्फ डीएनए पाया जाता है। यहाँ पर ये पूरी बॉडी रेडियो एक्टिव है, जबकि अंदर का जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव नहीं है, क्योंकि मीडियम यहाँ पर क्या था, आपका सल्फर वाला था जो कि रेडियो एक्टिव था। और सल्फर आपके प्रोटीन से बना होता है, मतलब प्रोटीन सल्फर से बना होता है, और प्रोटीन की पूरी आउटर लेयर होती है। ठीक है भाई, अब देखो यहां लिखा पड़ा है, इट कंटेन्स रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस, जो मैं समझा रहा था देर से। सिमिलरली दिस वायरस कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। ओके, अब हर्शी और चेज ने इसी से पता लगा लिया था, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसके अंदर आपको कैसे याद रखना है, कुछ स्टेप थे, जैसे कि पहला इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रिफिकेशन। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रिफिकेशन क्या करा इन्होंने, सबसे पहले नॉर्मल सी बात है, एक बैक्टीरिया लिया, ये आपका बैक्टीरिया है ई कोलाई, और यहां पर इन्होंने क्या करा, बैक्टीरियोफेज को लेकर आए। ठीक है, बैक्टीरियोफेज को लेकर आइए, आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा पूरा डायग्राम, और बहुत इंपॉर्टेंट भी भाई ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये इन्फेक्ट कर रहा है, तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग क्या, इसके पास जो बैक्टीरिया, इसके पास खुद का डीएनए होगा, खुद का डीएनए होगा, और जो इसके अंदर वाला डीएनए होगा ना, इस बैक्टीरियोफेज के अंदर वाला डीएनए, वो क्या होगा, यहां से अंदर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज डायरेक्टली जाके इससे ब्लेंड कर जाएगी, है ना। और ब्लेंड करने के बाद क्या कराते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, मतलब बैक्टीरिया को पूरी तरीके से सेंट्रीफ्यूगेट कर देते हैं, और साथ ही साथ जो ये आपका बैक्टीरियोफेज था वो भी आपका ब्लेंड हो जाता है। तो भाई इससे बाद में क्या, जब ये एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ ना, तो पता क्या चला, ऑब्जर्वेशन आफ्टर इन्फेक्शन
शो दैट इन्फेक्टेड बैक्टीरिया वर रेडियोएक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पासेस फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। बाद में हमें ये पता चल गया था कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, क्योंकि वही वायरस से बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हुआ था। जो हमें लास्ट में पैलेट मिलता है ना, पैलेट के फॉर्म, अगर आपने ये पढ़ रखा है एक्सपेरिमेंट, आपको पता होगा पैलेट और सुपरनेटेंट वाला इसमें केस आता है। सुपरनेटेंट मतलब जो ऊपर रह जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, और जो पैलेट होता है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो पैलेट के अंदर हमें मिलता है जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। दैट्स व्हाई हर्शियर चेज ने इसको एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से कि भाई जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए है। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा कि फास्फोरस और सल्फर का यहाँ पे क्या काम था। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कहता है स्टेट द डुअल रोल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यानी सिंपल सा है, जब आप पॉलीमराइजेशन पढ़ते हो ना, यानी रेप्लिकेशन वाला पार्ट, तो वहां पे आप पढ़ते हो कि डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको रिक्वायरमेंट होती है कुछ चीजों की। वो ऐसा मतलब पॉलीमरेज है जो कहता है भाई मैं इस कंडीशन पे ही काम करूंगा, अगर आप मुझे कंडीशन दे सकते हो तो बताओ, वरना मैं चलता हूं आगे। ठीक है, तो वहां पर आता है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और ये दो तरीके से अपने काम करता है, वही आपसे पूछा गया है। क्या कह रहा है, पहला काम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक्ट करता है एज अ सबस्ट्रेट टू पॉलीमरेज। ठीक है ना, ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है पॉलीमरेज के लिए। ठीक है, दूसरा, दीज प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर से ना जैसे जैसे फॉस्फेट टूटता है, मतलब यहाँ पे देखो ट्राइफॉस्फेट है, फॉस्फेट टूटता जाएगा तो ये फॉस्फेट टूटने की वजह से आपको एनर्जी मिलेगी, और वही एनर्जी आगे पॉलीमराइजेशन के अंदर यूज होगी, यानी कहीं ना कहीं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यूज होगी। ठीक है, इजी था ये तो। देन आपके सामने देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं जेनेटिक कोडोन के सैलिएंट फीचर के ऊपर 3 फीचर यहाँ पे दिख रहे हैं, बाकी होते 6 हैं, आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहा है सबसे पहले, अनएम्बिगुअस, यूनिवर्सल एंड डीजेनरेट आर some of the terms used for the genetic code. Explain the salient feature of each of them. ठीक है, तो कह रहा है कि जो अनएम्बिगुअस है, यूनिवर्सल है और डीजेनरेट है, ये आपके सैलिएंट फीचर हैं जेनेटिक कोडोन के, और इनको है ना आप एलोबरेट करो अच्छे से। तो पहला पॉइंट, अनएम्बिगुअस क्या होता है, देखो मतलब समझना, अनएम्बिगुअस ऐसा मतलब ऐसी चीज है, अनएम्बिगुअस इज द वर्ड दैट रिप्रेजेंट वन कोडोन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। यानी अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जो एक कोडोन है ना, एक कोडोन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, उससे ज्यादा नहीं करने वाला। ये होता है आपका अनएम्बिगुअस का मतलब। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लो ये आपका AUG है, AUG आप जानते ही हो कोड करता है मिथ्योनिन के लिए, लेकिन ये फिनाइल एलानिन के लिए कोड नहीं करता। ये मतलब होता है अनएम्बिगुअस का। अच्छा, यहीं पर एक और सवाल बन सकता है, ये जो AUG है ना, AUG का भी डुअल नेचर पूछा जाता है। ठीक है, ये AUG भी डुअल नेचर या दो तरीके से काम करता है। पहला, एक तो ये मिथ्योनिन के लिए क्या करता है, मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। दूसरा, ये आपका स्टार्टर कोडोन है। ठीक है, ये आपका स्टार्टर कोडोन है, यही क्या करवाता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यूनिवर्सल का क्या मतलब है, यूनिवर्सल देखो क्या मतलब होता है, कोडोन एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड्स आर सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो कोडोन एंड उसके जो अमीनो एसिड होते हैं ना, वो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम रहने वाले हैं, मतलब सेम होते ही हैं। ठीक है, कि मान लो अगर मैं बोल रहा हूं ना कि आपका UUU ये एक टाइप का जेनेटिक कोड है, कोडोन है, अगर ये हमारे अंदर फिनाइल एलानिन बना रहा है तो ये बैक्टीरिया के अंदर भी वही बनाएगा, अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये फिनाइल एलानिन के ही कोडिंग कर रहा होगा। ठीक है ना, तो इसी वजह से अपन कहते हैं जेनेटिक कोडोन आर यूनिवर्सल। सॉरी, देन थर्ड, डीजेनरेट। अब डीजेनरेट का क्या मतलब होता है, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। अब देखो इसका उल्टा है, वहां पर हमने कहा क्या कहा था यहाँ पर कि एक कोडोन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता है कि कुछ अमीनो एसिड जो है, कुछ अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड किए जा सकते हैं। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है अनएम्बिगस का। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि UUU एंड UUC क्या करते हैं, फिनाइल एलानिन के लिए कोडिंग करते हैं। ठीक है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं साइड हो रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ tRNA, व्हाई इज इट एसेंशियल इन ट्रांसलेशन। कह रहा है कि tRNA का चार्ज होना क्यों जरूरी है और ट्रांसलेशन में किस तरीके से हेल्प करता है। सबसे पहले
मतलब समझो, देखो अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। जो अमीनो एसिड होता है वो एक्टिव होता है एटीपी की प्रेजेंस में, एंड लिंक्ड टू टीआरएनए, और वो टीआरएनए से लिंक हो जाता है। अगर आपको टीआरएनए का डायग्राम याद हो तो कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है, नहीं याद है तो देख लो, इस टाइप से कुछ टीआरएनए होता है, टर्सरी टीआरएनए, और यहां जाकर आपका अमीनो एसिड बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से ये एक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। देखो भाई, या तो इसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोल सकते हो या अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोल सकते हो। एंड सेकंड इसमें बोला जाता है कि ये किस लिए एसेंशियल होता है ट्रांसलेशन में। तो देखो लिखा पड़ा है, व्हेन टू सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट टू क्लोज इनफ। अगर ऐसे ही दो चार्ज टीआरएनए को पास में लेकर आओगे, बहुत पास में, तो क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि अगर दो चार्ज टीआरएनए को आप साथ में लेकर आओगे तो वहां पे आपके पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बहुत ज्यादा चांस है, और वो भी एनर्जी के साथ बनेंगे, ठीक है। और वही एनर्जी आगे जाके कहीं यूज हो जाएगी, ठीक है, वही एनर्जी आगे जाके यूज हो जाती है ट्रांसलेशन में। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड फॉर्मेशन, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में सबसे ज्यादा हाथ कैटलिस्ट का होता है, ठीक है भाई। तो असेंशियल क्यों है चार्ज टीआरएनए, क्योंकि ये आपको एनर्जी देता है आगे जाके ट्रांसलेशन करवाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द मॉलिक्यूल एम दैट बाइंड विद द ऑपरेटर। देखो ये डायग्राम दे रखा है आपको, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल दे रखा है एम, और ये पूरा डायग्राम से आपको समझना है। वैसे तो ये लैक ऑपरेंट का क्वेश्चन है, ये इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं जनरली। अब क्या आता है, अब पैटर्न चेंज है, आपको ये देगा नहीं डायग्राम बना के, और डायरेक्टली पूछा जाएगा स्विच ऑफ कंडीशन एंड स्विच ऑन कंडीशन ऑफ लैक ऑपरेंट, बना के दिखाओ, एक्सप्लेन करो क्या क्या कब का होता है, ठीक है। कह रहा है नेम द मॉलिक्यूल एम, मतलब एम बताना है यहाँ पर। दूसरा, मेंशन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच बाइंडिंग, अगर ये चीज इससे बाइंड कर जाती है तो क्या क्या मतलब देखने को मिलेगा, लॉस या फिर क्या एडवांटेज होगी। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल एम विद द ऑपरेटर जीन, मेंशन द इवेंट दैट फॉलोज। कह रहा है कि भाई क्या चीज इसको इससे मिलने से रोकने वाली है। तो आंसर आपके सामने है, एम कुछ और नहीं, रिप्रेसर है, ठीक है। एम क्या है, रिप्रेसर है। जो कौन प्रोड्यूस करता है, ये आपका आई जीन है, ये प्रोड्यूस करता है रिप्रेसर को, और वो जाके जुड़ जाता है ऑपरेटर के साथ। और एक बार अगर ये एम ऑपरेटर के साथ जुड़ गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर होगा आपके पास एक आरएनए पॉलीमरेज होगा, और आरएनए पॉलीमरेज अगर इसके पास जाके नहीं जुड़ा प्रोमोटर के पास, देखो अगर ये चीज इससे जुड़ गई ना तो ये वाली चीज इससे नहीं जुड़ पाएगी, और इससे नहीं जुड़ पाएगी तो ये आगे जाके कोई सा भी ये जीन है ना, ये आपके चाहे जीन जेड, जीन वाई या जीन ए, ये कोई भी अपना काम नहीं कर पाएगा। और इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, स्विच ऑफ कंडीशन, स्विच ऑफ कंडीशन कहते हैं, ठीक है। यानी स्विच ऑफ कंडीशन अगर मान लो पेपर में घुमा के दे तो आपको क्या लिखना है कि उस केस में रिप्रेसर जो है बाइंड हो जाता है ऑपरेटर के साथ, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आपका प्रमोटर से नहीं जुड़ पाता है, और दैट्स वाई कि आगे के जीन जो हैं अपना काम नहीं कर पाते हैं, यानी वो जीन अपना ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाते हैं और प्रोटीन नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से आगे के सारे काम रुक जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है, देखो सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा था, व्हेन रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप। सिंपल सी बात मैं समझा चुका हूं, अगर रिप्रेसर बाइंड हो जाता है तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है, एन इंड्यूसर, याद रखना कौन रोक सकता है एम को मिलने से ऑपरेटर से, तो वो होता है इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या करेगा, इंड्यूसर क्या करेगा, इस एम के पास जाके जुड़ जाएगा। मान लो यहाँ पे इंड्यूसर बनाया मैंने स्टार के रूप में, ये से जुड़ जाएगा। अब एक बार ये जुड़ जाएगा ना तो ये चीज वहां जाएगी नहीं, जिसकी वजह से ये आपका आरएनए जो है ना, आरएनए पॉलीमरेज ये जाके प्रमोटर से जुड़ जाएगा, और इस वजह से आपको ट्रांसक्रिप्शन होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन होगी तो आगे के सारे काम होंगे, और इसको कहते हैं स्विच ऑन कंडीशन। देखो, प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर टू ऑपरेटर एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है भाई। इस तरीके से लैक ऑपरेंड के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, या तो ऐसे भी आ सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ रखा था, दूसरा आपको डायरेक्टली स्विच ऑफ स्विच ऑन कंडीशन पूछ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज डिफर इन देयर रिक्वायरमेंट व्हाइल फंक्शनिंग एक्सप्लेन, ठीक है। मतलब जो आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज, ये दोनों डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। जब ये मतलब जब ये काम कर रहे होते हैं ना तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है क्यों। तो देखो, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज इस तरीके से लिखना है आपको, क्या क्या पॉइंट है। इट कैन नॉट कैरी आउट प्रूफ रीडिंग, मतलब एक बार ये अगर अपना काम कर लेता है तो उसको पढ़ता हुआ नहीं जाता, ये सीधा चीजें बनाते हुए जाता है
और उसके पीछे जो है आपको नया स्ट्रैंड देखने को मिलता है। जबकि डीएनए क्या करता है, डीएनए कैरी आउट प्रूफ रीडिंग फॉर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो क्या करता है, प्रूफ रीडिंग करता है कि क्या उसने कुछ गलत तो नहीं बना दिया, क्या उसने कोई गलत सीक्वेंस नहीं जोड़ दिया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट रिक्वायर आरएनए प्राइमर। देखो सबसे बड़ी बात, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको किसी भी तरीके का प्राइमर नहीं चाहिए काम करने के लिए, ठीक है, फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए। लेकिन वहीं अगर बात करो डीएनए पॉलीमरेज की, तो भाई इसको काम करने के लिए एक प्राइमर चाहिए होता है, ठीक है ना। ये आपके घर के वो फूफा हैं जो बात बात में मुंह फुला लेते हैं, हर चीज चाहिए उन्हें काम करवाने के लिए, ठीक है, कि अगर काम करना चाहते हो तो आपको ऐसे आके झुककर बात करनी पड़ेगी। तो ये वही है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, समझ सकते हो ना आप। देखो डीएनए पॉलीमरेज को रिक्वायरमेंट होती है आरएनए प्राइमर की, ताकि वो सिंथेसिस कर सके डीएनए की, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट यूजेस राइबोन्यूक्लियोटाइड फॉर आरएनए सिंथेसिस। इसको राइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए होता है आरएनए सिंथेसिस के लिए, जबकि डीएनए के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स फॉर डीएनए सिंथेसिस। ये तो कॉमन पॉइंट है, ठीक है भाई। तो ये आपके 6 पीवाईक्यूज हैं जो कि रिपीट हो रखे हैं पेपर में, है ना। बाकी कहने के लिए और भी क्वेश्चन है, जैसे कि आपका क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म वाला जो आपको वॉटसन क्रिक ने दिया था, वो पढ़ के जाना। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो था वो भी कर लेना, ठीक है। एंड देन एक और टॉपिक इसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट है, उससे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो थे ना, ये बार बार रिपीट हुए थे, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर खत्म होती है अपनी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की वीडियो। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि है इवोल्यूशन की, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।